तहसीलदार पत्नी ने बेरोजगार पति के मुंह पर तलाक के कागज फेंककर कहा, तुम्हारी औकात मेरे चपरासी जितनी भी नहीं है। 10 साल बाद जब वही पति जिला जज बनकर सामने आया तो पत्नी की रूह कांप गई। कहानी की शुरुआत होती है उत्तर प्रदेश के एक ऐतिहासिक शहर हरिगढ़ से। यह शहर अपनी पुरानी इमारतों और अदालती किस्सों के लिए मशहूर था, लेकिन आज यहाँ एक ऐसी कहानी जन्म लेने वाली थी जो आने वाले वक्त में हर जुबान पर होने वाली थी। मनोहर एक बेहद सौम्य और सरल स्वभाव का व्यक्ति था। उसके चेहरे पर हमेशा एक शांति रहती ही, जैसे गहरा समुद्र। उसने कानून की पढ़ाई एलएलबी बहुत अच्छे अंकों से पास की थी, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। उसके पिता के अचानक देहांत और मां की बीमारी ने उसे घर की चार दीवारी में कैद कर दिया था। जिम्मेदारियों के बोझ तले मनोहर ने अपनी वकालत की प्रैक्टिस छोड़ दी और घर संभालने लगा। दूसरी तरफ सुनीता, तेज तर्रार, महत्वाकांक्षी और हरिगढ़ की नायक तहसीलदार। सुनीता के लिए दुनिया का मतलब सिर्फ रुतबा और पैसा था। मनोहर और सुनीता की शादी को 5 साल हो चुके थे। यह शादी एक समझौता ज्यादा लगती थी। सुनीता को एक ऐसा पति चाहिए था जो उसके घर को संभाल सके, ताकि वह अपनी करियर की उड़ान भर सके। और मनोहर मनोहर को लगा था कि शायद सुनीता की कामयाबी में ही उसका सम्मान होगा। मनोहर सुबह 5 बजे उठता, घर की सफाई करता, नाश्ता बनाता, सुनीता के टिफिन की तैयारी और फिर सुनीता के बूढ़े माता पिता की सेवा करना। वह घर का हर वो काम करता जिसे समाज औरतों का काम कहकर खारिज कर देता है, लेकिन बदले में उसे क्या मिलता? सिर्फ ताने। एक शाम की बात है, सुनीता ऑफिस से लौटी। उसका मूड बहुत खराब था, शायद किसी सीनियर अधिकारी से डांट पड़ी थी। घर घुसते ही उसने अपना बैग सोफे पर फेंका और चिल्लाई, मनोहर पानी लाओ। मनोहर दौड़कर पानी का गिलास लाया। पानी देते वक्त गलती से कुछ बूंदें सुनीता की फाइल पर गिर गई। बस इतना होना था कि सुनीता का गुस्सा ज्वालामुखी बनकर फट पड़ा। उसने गिलास हाथ से झटक दिया, कांच के टुकड़े फर्श पर बिखर गए। तुम्हें कोई काम ठीक से करना नहीं आता? दिन भर घर में पड़े रोटियां तोड़ते हो, मुफ्त का अनाज खाते हो और एक पानी का गिलास भी ढंग से नहीं पकड़ा जाता। मनोहर ने शांत स्वर में कहा, सुनीता मैं माफी चाहता हूँ, हाथ गीला था इसलिए। फिस बहाने मत बनाओ। सुनीता ने उसकी बात काट दी। तुम्हारी असलियत यह है कि तुम एक नाकाबिल इंसान हो। मेरे ऑफिस का चपरासी भी तुमसे ज्यादा इज्जतदार है, क्योंकि कम से कम वो अपनी मेहनत की कमाई तो खाता है, और तुम मेरी कमाई पर पलने वाले एक परजीवी हो। मनोहर का दिल छलनी हो गया। उसने पिछले 5 सालों में अपनी वकालत, अपने सपने, सब कुछ इस घर के लिए त्याग दिया था। उसने धीमे स्वर में कहा, सुनीता घर संभालना का क्या कोई काम नहीं है? तुम्हारे माता पिता की सेवा, घर की जिम्मेदारी, क्या इसका कोई मोल नहीं? सुनीता ने हिकारत भरी हंसी के साथ कहा, मोल? मोल उस काम का होता है जिसमें पैसा आता है। तुम्हारी इस गुलामी का बाजार में कोई दाम नहीं है मनोहर। मुझे शर्म आती है तुम्हें अपना पति कहते हुए। लोग पूछते हैं तुम्हारे पति क्या करते हैं, तो मुझे झूठ बोलना पड़ता है कि वो बिजनेस कर रहे हैं। मनोहर उस रात बिना खाए सो गया, लेकिन यह तो बस शुरुआत थी। कुछ दिनों बाद सुनीता के सरकारी आवास पर एक बड़ी पार्टी थी। जिले के डीएम और एसडीएम आने वाले थे। सुनीता ने मनोहर को सख्त हिदायत दी थी, देखो पार्टी में तुम पीछे ही रहना, किचन का काम देखना, मेहमानों के सामने आकर मेरी नाक मत कटवाना। तुम्हारे पुराने कपड़े और यह उदास चेहरा मेरे स्टेटस को सूट नहीं करता। पार्टी शुरू हुई। बड़े बड़े अधिकारी और शहर के रईस लोग जमा थे। मनोहर चुपचाप अंदर के कमरे में मेहमानों के लिए इंतजाम देख रहा था। तभी किचन में कुछ सामान कम पड़ गया। मनोहर बाहर निकलकर एक वेटर को बुलाने आया। उसी वक्त डीएम साहब की नजर मनोहर पर पड़ी। वह मनोहर के पिता को जानते थे। उन्होंने आवाज दी, अरे यह तो रामेश्वर जी का बेटा मनोहर है ना? अरे भाई तुम यहाँ अंदर क्या कर रहे हो? आओ हमारे साथ बैठो, मैंने सुना था तुमने लॉ में गोल्ड मेडल लिया था। डीएम साहब ने बड़े आत्मीयता से मनोहर का हाथ पकड़ा और उसे सोफे पर बिठा लिया। यह मंजर सुनीता से बर्दाश्त नहीं हुआ। उसका पति, जिसे वह दुनिया से छिपाना चाहती थी, वह आज महफिल के बीचों बीच बैठा था। जैसे ही डीएम साहब गए, सुनीता का कहर टूट पड़ा। सबके सामने भरे समाज में उसने मनोहर का हाथ पकड़कर सोफे से उठाया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे मेहमानों के बीच बैठने की? औकात में रहो अपनी। मैंने कहा था ना कि तुम सिर्फ किचन का काम देखोगे। तुम यहाँ बराबरी करने चले आए। सन्नाटा छा गया, संगीत रुक गया, मेहमानों की फुसफुसाहट शुरू हो गई। मनोहर की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने खुद को रोका। उसने कांपते आवाज में कहा, सुनीता मैं तुम्हारा पति हूं, तुम्हारा नौकर नहीं। सुनीता ने चीख कर कहा, पति? पति होने का हक तब मिलता है जब मर्द बनकर कमाना सीखो। तुम सिर्फ एक बोझ हो जिसे मैं पिछले 5 साल से ढो रही हूँ, और अब बहुत हो गया। मैं अब और नाटक नहीं कर सकती। उनके पास रखी टेबल से एक लिफाफा उठाया और मनोहर के चेहरे पर दे मारा। यह लो, मैं पहले से तैयार थी, यह तलाक के कागज हैं, इस पर साइन करो और अभी इसी वक्त मेरे घर से निकल जाओ। मुझे अपनी जिंदगी में एक सफल इंसान चाहिए, तुम्हारे जैसा हारा हुआ नहीं। मनोहर ने जमीन पर गिरे कागजों को देखा, फिर सुनीता की आंखों में देखा। वहां प्रेम का एक कतरा भी नहीं था, सिर्फ अहंकार था। मनोहर ने कागज उठाए, जेब से पेन निकाला और बिना एक शब्द बोले साइन कर दिए। उसने अपने कपड़े भी पैक नहीं किए। जिस हाल में था उसी हाल में वह उस सरकारी बंगले से बाहर निकल गया। जाते जाते उसने बस इतना कहा,
सुनीता, आज तुम्हें मेरे खाली हाथ दिख रहे हैं, लेकिन याद रखना वक्त का पहिया घूमता जरूर है। आज तुमने मुझे घर से नहीं, अपनी किस्मत से निकाला है। सुनीता ने दरवाजा जोर से बंद कर दिया। दोस्तों, कहानी में आगे एक मोड़ आने वाला है जो आपके रोंगटे खड़े कर देगा। क्या मनोहर अपने अपमान का बदला ले पाएगा, या वो अंधेरों में खो जाएगा? यह जानने से पहले अगर आप भी मानते हैं कि इंसान की परख उसके वक्त से नहीं, उसके संस्कार से होनी चाहिए, तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर करें। आपका एक लाइक मनोहर जैसे स्वाभिमानी लोगों की आवाज़ बन सकता है। घर को छोड़ने के बाद मनोहर सीधा रेलवे स्टेशन गया। जेब में सिर्फ कुछ 100 रुपए थे। उसने प्रयागराज इलाहाबाद की ट्रेन पकड़ी। यह शहर जजों और वकीलों का गढ़ माना जाता है। मनोहर के पास रहने की जगह नहीं थी। उसने एक छोटे से मंदिर के बाहर बने रैन बसेरे में शरण ली। भूख लगती तो भंडारे में खा लेता, और प्यास लगती तो नल से पानी पी लेता। लेकिन उसकी आंखों में नींद नहीं थी, सिर्फ सुनीता के वो शब्द गूंजते थे, तुम्हारी औकात मेरे चपरासी जितनी भी नहीं है। उसने ठान लिया, अब वह वकालत नहीं करेगा। अब वह उस कुर्सी पर बैठेगा जो वकीलों और अधिकारियों, यहाँ तक कि तहसीलदारों के भी ऊपर होती है। उसने न्यायिक सेवा परीक्षा PCSJ की तैयारी करने का फैसला किया। लेकिन किताबों के लिए पैसे कहाँ से आए? मनोहर ने एक पुरानी किताबों की दुकान पर नौकरी कर ली। दिन भर वह धूल भरी किताबें साफ करता, ग्राहक को अटेंड करता और बदले में मालिक उसे पढ़ने के लिए किताबें दे देता। रात को जब पूरी दुनिया सो जाती, मनोहर स्ट्रीट लाइट के नीचे बैठकर कानूनी की धाराएं रटता। सर्दी की रातों में जब ठंडी हवा हड्डियों को कपा देती थी, मनोहर के अंदर का अपमान उसे गर्मी देता था। कई बार उसका मन टूटता, उसे लगता कि वह हार जाएगा, लेकिन फिर उसे वो मंजर याद आता जब उसे धक्के देकर निकाला गया था। एक दिन दुकान के मालिक, जो बुजुर्ग वकील थे, उन्होंने मनोहर की लगन देखी। उन्होंने पूछा, बेटा, तुम जिस शिद्दत से इन किताबों को पढ़ते हो, लगता है कोई बहुत बड़ी जंग लड़ रहे हो। मनोहर ने अपनी पूरी कहानी बता दी। बुजुर्ग की आंखों में चमक आ गई। उसने कहा, बेटा, अपमान वो आग है जिसमें तपकर ही सोना कुंदन बनता है। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें गाइड करूंगा। तुम बस अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। 3 साल, पूरे 3 साल मनोहर ने ना कोई त्यौहार मनाया, ना किसी से बात की। वह एक तपस्वी की तरह बस पढ़ता रहा। उसका लक्ष्य सिर्फ नौकरी पाना नहीं था, उसका लक्ष्य था अपना खोया हुआ आत्मसम्मान वापस पाना। और फिर वह दिन आया, रिजल्ट का दिन। मनोहर ने कांपते हाथों से अपना रोल नंबर चेक किया। लिस्ट में सबसे ऊपर उसका नाम था। मनोहर अब सिर्फ मनोहर नहीं था, अब वह सिविल जज जूनियर डिवीजन बन चुका था। उसकी आंखों में आंसुओं का सैलाब बह निकला। उसने आसमान की ओर देखकर कहा, शुक्रिया मालिक, आज तेरा इंसाफ हो गया। ट्रेनिंग पूरी हुई, प्रमोशन मिले। मनोहर की ईमानदारी और सख्त फैसलों ने उसे पूरे प्रदेश में मशहूर बना दिया। करीब 10 साल बीत चुके थे। मनोहर अब एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज ADJ बन चुका था। किस्मत का खेल देखिए, मनोहर का ट्रांसफर उसी जिले में हुआ जहां सुनीता तैनात थी, हरिगढ़। सुनीता अब भी वहीं थी। थोड़ी उम्र बढ़ गई थी, लेकिन अहंकार नहीं गया था। वह अब SDM बन चुकी थी। उसे लगता था कि पूरे जिले में उसकी ही हुकूमत चलती है। उसने दूसरी शादी नहीं की थी, शायद उसे अपने स्टैंडर्ड्स का कोई मिला ही नहीं, या शायद उसे अपनी आज़ादी ज़्यादा प्यारी थी। एक दिन हरिगढ़ में एक बड़ा जमीन घोटाला मामला सामने आया। सरकारी जमीन को फर्जी कागजों पर बेचने का आरोप था, और इस जांच के घेरे में जो अधिकारी सबसे ऊपर था, वह थी SDM सुनीता। आरोप था कि सुनीता ने बिना जांच किए फाइलों पर साइन किए थे और भूमाफियाओं को फायदा पहुंचाया था। मामला कोर्ट में पहुंचा। जिला अदालत के कोर्ट नंबर 1 में सुनवाई होनी थी। उस दिन अदालत खचाखच भरी थी। वकील, पत्रकार और आम जनता सब मौजूद थे। सुनीता कटघरे में खड़ी थी। उसके चेहरे पर अब भी वही अकड़ थी। उसे यकीन था कि वह अपने पद का रौब झाड़कर छूट जाएगी। तभी अर्दली ने जोर से आवाज लगाई, समाधान, सावधान, माननीय न्यायाधीश महोदय पधार रहे हैं। सब अपनी जगह पर खड़े हो गए। सुनीता ने भी लापरवाही से नजरें उठाई। जज की कुर्सी पर एक शख्स आकर बैठा, काली शेरवानी, आंखों पर चश्मा और चेहरे पर गजब का तेज। सुनीता की नजरें जैसे ही उस चेहरे पर पड़ी, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसका हलक सूख गया। वह कोई और नहीं, मनोहर था। वही मनोहर जिसे उसने परजीवी और नौकर कहकर घर से निकाला था। आज वह उस कुर्सी पर बैठा था जिसके सामने बड़े बड़े अधिकारी सिर झुकाकर खड़े होते थे। मनोहर ने एक बार भी सुनीता की तरफ निजी नजर से नहीं देखा। उसकी आंखों में सिर्फ कानून था। उसने हथौड़ा गैवेल बजाया, ठुक ठुक, शांति बनाए रखें, कार्यवाही शुरू की जाए। वकीलों ने दलीलें शुरू की। सुनीता के वकील ने कहा, माई लॉर्ड, SDM साहिबा एक जिम्मेदार अफसर है, उनसे अनजाने में गलती हुई है। सरकारी वकील ने सबूत पेश किए। साफ दिख रहा था कि लापरवाही बहुत बड़ी थी। पूरी सुनवाई के दौरान सुनीता पसीने से तरबतर हो गई। उसे 10 साल पुरानी वो रात याद आ रही थी। उसे याद आ रहा था वो पानी का गिलास, वो पार्टी का अपमान और वो तलाक के कागज। आज वक्त ने उसे उसी मुजरिम के कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया था जहां से वह मनोहर की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देख पा रही थी। दोस्तों, क्या मनोहर अपना पुराना बदला लेगा? क्या वह सुनीता को जेल भेजेगा या माफ कर देगा? क्लाइमैक्स बेहद भावुक होने वाला है। आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हम आपके लिए ऐसी ही दिल को छू लेने वाली कहानियां लाते रहेंगे। आपका एक सब्सक्राइब हमें बहुत हिम्मत देता है। सुनवाई पूरी हुई, भोजनावकाश, लंच ब्रेक हुआ। मनोहर अपने चैम्बर में बैठा था। अर्दली आया और बोला, साहब, वो SDM मैडम आपसे मिलना चाहती है, बहुत गिड़गिड़ा रही है। मनोहर ने कुछ पल सोचा, फिर कहा, भेज दो।
सुनीता अंदर आई। उसके हाथ काँप रहे थे। वह वही शेरनी थी जो कभी दहाड़ती थी लेकिन आज भीगी बिल्ली बनी खड़ी थी। उसने आते ही कहा, मनोहर मुझे माफ़ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैंने तुम्हें पहचाना नहीं, मैं वह भाग गई थी। देखो हम फिर से शुरुआत कर सकते हैं, अब तो तुम भी जज बन गए हो, हम दोनों बराबर हैं। मनोहर अपनी कुर्सी से उठा। वह खिड़की के पास गया और बाहर देखने लगा। फिर वह पलटा। उसकी आवाज़ में न गुस्सा था न नफरत, बस एक ठहराव था। सुनीता जी, आप गलत फहमी में हैं। मनोहर नाम का वो इंसान जो आपका पति था, वो तो उसी रात मर गया था जब आपने उसे घर से निकाला था। इस कुर्सी पर जो बैठा है वो सिर्फ एक जज है। सुनीता की आंखों से आंसू बहने लगे। ऐसा मत कहो मनोहर, मैंने जो किया उसकी सज़ा मुझे मिल रही है। मैं हर दिन अकेले रही हूँ, मुझे अपनी गलती का एहसास है। प्लीज़ मेरे करियर का सवाल है, इस केस में मुझे बचा लो, मैं वादा करती हूँ मैं सब ठीक कर दूंगी। मनोहर ने एक गहरी सांस ली और कहा, यही तो फर्क है आप में और मुझ में सुनीता जी। आपने हमेशा रिश्तों को नफे नुकसान के तराजू में तौला। आपने कहा था कि मेरी औकात चपरासी से भी कम है। आज मैं चाहता तो अपनी कलम की एक नोक से आपको सस्पेंड करके जेल भेज सकता था, बदला ले सकता था, लेकिन मनोहर ने टेबल पर रखा पानी का गिलास उठाया और सुनीता की तरफ बढ़ाया। लीजिए पानी लीजिए, आपका गला सूख रहा होगा। सुनीता सन्ने रह गई। उसे याद आया कि कैसे उसने मनोहर के हाथ से गिलास झटक दिया था। मनोहर ने आगे कहा, मैं व्यक्तिगत बदला लेने के लिए इस कुर्सी पर नहीं बैठा हूँ। कानून अपना काम करेगा, सबूतों के आधार पर जो फैसला सही होगा वही दिया जाएगा। अगर आप निर्दोष हैं तो डरिए मत, लेकिन अगर आपने भ्रष्टाचार किया है तो आपको सजा मिलेगी, चाहे आप मेरी पूर्व पत्नी हो या कोई और। सुनीता को समझ आ गया कि मनोहर अब उसकी पहुंच से बहुत दूर जा चुका है। वह कद में इतना बड़ा हो चुका था कि सुनीता की सोच वहां तक पहुंच ही नहीं सकती थी। मनोहर ने अपनी बात खत्म करते हुए कहा, और हाँ, एक आखिरी बात, घर संभालने वाला इंसान बेकार नहीं होता, वो नींव का पत्थर होता है। अगर आपने उस दिन मेरे गृह प्रबंधन होम मैनेजमेंट की इज्जत की होती तो आज हम इस चैम्बर में अजनबी बनकर नहीं बल्कि एक परिवार बनकर मिले होते। अब आप जा सकती हैं। सुनीता सिर झुकाकर चैम्बर से बाहर निकल गई। शाम को फैसला आया। मनोहर ने सबूतों की कमी के चलते सुनीता को जेल तो नहीं भेजा, लेकिन घोर लापरवाही के लिए उसके प्रमोशन पर रोक लगाने और विभागीय जांच डिपार्टमेंटल इंक्वायरी का कड़ा आदेश दिया। फैसला निष्पक्ष था, न बदला न रियायत। कोर्ट से निकलते वक्त मनोहर ने अपनी गाड़ी की तरफ कदम बढ़ाए। सामने सुनीता अपनी गाड़ी के पास खड़ी थी। दोनों की नजरें मिली। सुनीता की आंखों में पछतावा था और मनोहर की आंखों में एक विजय मुस्कान। वह मुस्कान किसी को हराने की नहीं बल्कि खुद को जीतने की थी। मनोहर अपनी गाड़ी में बैठा और आगे बढ़ गया। पीछे उड़ती हुई धूल में सुनीता अकेली खड़ी रह गई अपने अहंकार के मलबे के साथ। कहानी की सीख, मोरल। दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है कि किसी भी इंसान का वक्त कभी भी बदल सकता है। कभी भी अपने पद, पैसे या रुतबे के घमंड में अपने जीवन साथी या किसी भी व्यक्ति का अपमान मत कीजिए। जो हाथ आज आपके लिए रोटी बना रहे हैं वही हाथ कल आपकी तकदीर का फैसला भी लिख सकते हैं। रिश्ता बराबरी का होता है, बैंक बैलेंस का नहीं। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ हो तो कमेंट में जय हिंद या सत्यमेव जयते जरूर लिखें। और हाँ, जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि ऐसी ही बेहतरीन कहानियाँ हम आप तक पहुँचाते रहें। धन्यवाद।